नेक्स्ट हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो फोर्सेस और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, एक सूडो फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले हम लोग सूडो फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, सूडो फोर्स जैसे कि इसका नाम है सूडो फोर्स, तो एक्चुअली ये रियल फोर्स नहीं है। पहली चीज, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। रियल फोर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, बाकी जितने फोर्सेस हम लोग नाम लेते हैं ना, वो सारे के सारे रियल फोर्स हैं। चाहे वो mg हो, नॉर्मल हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, कूलम्बिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स, ठीक है ना, वो सारे के सारे रियल फोर्स हैं। रियल फोर्स का मतलब जो एक्चुअली लगते हैं। लेकिन ये सूडो फोर्स है, ये एक्चुअली नहीं लगता है, ये रियल फोर्स है ही नहीं। सूडो का मतलब ही होता है कि इमेजिनरी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम भाई ऐसा इमेजिनरी फोर्स पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है ना, इसको पढ़ने के पीछे क्या रीजन है? तो इसको पहले एक बार समझते हैं कि क्या रीजन है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई लिफ्ट है। हम्म और ये लिफ्ट जो है कुछ एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। और इस लिफ्ट के अंदर मान लेते हैं कि एक ब्लॉक बना देते हैं। इस लिफ्ट के अंदर एक एम मास का ये ब्लॉक है, इसके सरफेस पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फोर्सेज स्टडी कर रहे हैं, तो बताओ कि कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? बताइए भाई, इस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? इसका वेट mg लगेगा, और नॉर्मल लग जाएगा क्या फूल? एक नॉर्मल लग जाएगा, नॉर्मल। और फिर इसके बाद उसके अलावा और कोई फोर्स, या बस यही दोनों है? सब अभी तो यही दोनों है बस वैसे। यही दोनों फोर्स लगेंगे। और क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है या मूविंग है? ग्राउंड पे रेस्ट पे है। हाँ, सही से जवाब नहीं रेस्ट देते हो तुम लोग, बिना सोचे समझे जवाब देते हो। ग्राउंड से रेस्ट पे है, वो लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट में तो तो ग्राउंड से देखने पे ब्लॉक के पास भी एक्सीलरेशन है ना, कितना एक्सीलरेशन है? ए। तो अगर ये हम तो इसमें इक्वेशन बनाएंगे F इक्वल टू एम ए, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? नॉर्मल बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल इसके बड़ा लिए होगा। n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू आएगी mg प्लस एम ए। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1। अब यही सेम टू सेम हम लोग काम करते हैं एफ बी डी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो मैं कहूँगा कि यहीं लिफ्ट में तुम भी बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, और वहाँ बैठ के बताओ मुझे कौन कौन से फोर्सेस हैं उस ब्लॉक के ऊपर। लिफ्ट के अंदर बैठ के कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो फोर्सेस तो अभी भी यही दोनों ही हैं। कौन कौन से? नॉर्मल और mg। लेकिन लिफ्ट के अंदर बैठ के अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक हमको एक्सेलरेशन में नजर आएगा कि रेस्ट पे नजर आएगा? रेस्ट रेस्ट पे नजर आएगा। और रेस्ट पे नजर आएगा तो इक्वेशन हो जाएगी n इक्वल टू एम जी। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो जितनी बातें लिखी अभी मैंने, अब ये मुझे बताओ कि एक नॉर्मल हमने निकाला mg प्लस एम ए, और एक नॉर्मल हमने निकाला mg, तो कौन सा सही है? या दोनों सही दोनों है? ही सही है। दोनों ही सही है पर दोनों तो सही इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मल एक रियल फोर्स है। समझना ध्यान से, कुछ चीजें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि फोर्स, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों भाई? टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं कि तुमको एक चाटा पड़े गाल पे तेजी से, तो जो फोर्स लगेगा, चाहे ग्राउंड से देखो चाहे लिफ्ट से देखो, फोर्स तो उतना ही लगेगा ना। क्यों भाई? तो ये फोर्स की ये वैल्यू mg प्लस एम ए, और mg में से एक ही सही है। तो कौन सी सही है और दूसरी वाली क्यों गलत है? सर ये पहली वाली सही होगी तो पहली वाली सही है, चलो ये आपने सही बताया।
और ये दूसरी वाली जो है ये इनकरेक्ट है। तो अब क्वेश्चन होता है कि क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मास ऊपर जा रहा है सर, उससे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ उसको, मतलब लिफ्ट जब भी कोई लिफ्ट के अंदर बैठ के अगर हम बना रहे हैं तो मास ऊपर कहाँ जा रहा है? यहाँ से बैठ के देखोगे तो मास जाएगा क्या ऊपर? नहीं सर, इसीलिए बोल रहा हूँ पहला वाला जो है वो सही इसीलिए है कि दूसरा वाला लिफ्ट में देखो, हम भी दूसरा वाला गलत इसलिए है, दूसरा वाला गलत इसलिए है बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका रीजन ये है, न्यूटन्स लॉज सिर्फ कौन से फ्रेम में एप्लीकेबल है? न्यूटन्स लॉज सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल है। इनर्शियल फ्रेम कौन से फ्रेम होते हैं? इनर्शियल वो होते हैं जिनका एक्सीलरेशन जीरो होता है, या एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन जीरो होता है, यानी कि वो या तो रेस्ट पे होते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। तो ये जो लिफ्ट है, फिलहाल ये लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से F इक्वल टू ma लगाएंगे तो हमको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए? तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम कभी भी कोई FBD नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर ना बनाए तो हमें हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा, पहली चीज। लेकिन अब ये है कि भाई न्यूटन्स लॉज हैं, तो ये देखा गया कि भाई चलो कुछ जुगाड़ लगा के अगर इसको हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए जिससे कि हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सही आंसर मिले। भाई न्यूटन्स लॉज है ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अगर सही हो जाए तो क्यों ना सही कर लिया जाए। तो वो जो एडजस्टमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। तो अगर हम कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें उसमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये क्योंकि हम चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल बने रहें, फेल नहीं हो। तो ये जो सूडो फोर्स है ना, ये एक तरह का करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर तो समझते हो ना? कोई भी चीज हम करेक्ट कर रहे हैं, इनकरेक्ट है इसलिए, तो इसीलिए इसको हम लोग रियल फोर्स नहीं बोलते हैं, इट इज जस्ट अ करेक्शन फैक्टर। क्यों लगा रहे हैं सबसे पहले ये समझना है, ठीक है ना? और फिर बात आते हैं कितना लगाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ नीचे हम लोग यही लिख देंगे, नोट कर लो। टू गेट करेक्ट फोर्सेस फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स we introduce a correction called pseudo force. We introduce a correction called pseudo force, ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सूडो फोर्स हम लोग कब लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? when FBD is drawn, किसके रिस्पेक्ट में? with respect to non inertial frame. when FBD is drawn with respect to non inertial frame. फिर दूसरा पॉइंट होगा कि कितना लगाएंगे सूडो फोर्स। तो अब ये बताओ कि दोनों आंसर में कितना फर्क आ रहा है? इस आंसर और इस आंसर में क्या फर्क आ रहा है? दिख रहा है ना? क्यों भाई? इन दोनों आंसर में ma का फर्क है, तो इसका मतलब है कि सूडो फोर्स की जो वैल्यू है वो m इंटू a के इक्वल होगी, ठीक है? जिसमें m किसका मास होगा? m होगा मास ऑफ बॉडी जिसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और a क्या होगा? a होगा एक्सीलरेशन किसका? एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा। और तीसरी बात आएगी कि हम इस सूडो फोर्स को किधर दिखाएंगे? तो सूडो फोर्स हम लोग दिखाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब तुम देखो कि एक्सीलरेशन इसका किधर था? इसका एक्सीलरेशन था ऊपर की तरफ,
और सूडो फोर्स हमें किधर लगाना पड़ेगा, इसमें एम ए जोड़ने के लिए सूडो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, इधर ही लगाना पड़ेगा। तो अब हम नीचे लिख सकते हैं कि करेक्ट एफबीडी फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम लोग करेक्ट एफबीडी बनाए तो उस करेक्ट एफबीडी में हमको एक फोर्स और जोड़ना पड़ेगा। तो यही वाली एफबीडी कॉपी कर लेते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि इसमें हम लोग एक फोर्स और दिखाएंगे नीचे की तरफ एम ए, और यही एम ए कौन सा फोर्स है, यही फोर्स है कौन सा, सूडो फोर्स। और बॉडी तो रेस्ट पे ही नजर आएगी, बॉडी थोड़ी ना चलती हुई नजर आएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू अब सही आ जाएगी, एम जी प्लस एम ए। तो पहले ये पूरी कहानी समझ लो कि सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों भाई, सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? सर हाँ बोलिए। सर जो थर्ड पॉइंट लगा जो सूडो फोर्स, वो उसमें सर नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखेंगे या इनर्शियल फ्रेम लिखेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब हमारा ऑब्जर्वर जो बैठा है ना, ऑब्जर्वर, या इसको लिख सकते हैं, और एक्सीलरेशन किसका, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर जो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, समझे? ठीक सर। तो क्यों जरूरत पड़ी? अब होता क्या है ना कि देखो, जब तक सूडो फोर्स ना पढ़ो तब तक तो सब सही चलता है, लेकिन सूडो फोर्स पढ़ते ही फिर जो है बच्चे जवाब देने लगते हैं कि सर सूडो लगा दो, सूडो लगा दो। तो पहले समझो कब लगाएंगे। अगर हम क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड पे बैठे हैं, तो हमें किसी सूडो फोर्स की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमको मजबूरी है कि भाई लिफ्ट के अंदर बैठ के बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा, तो हम उस कंडीशन में सूडो फोर्स लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो सूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, वो बिना सूडो फोर्स के भी सॉल्व किया जा सकता है। बताइए भाई सभी लोग, पहले तो ये पूरा क्या डाउट है, पूछिए। सर सर एक बार तो वहाँ पे से समराइज कर देंगे थोड़ा। हाँ यही टू गेट करेक्ट फोर्स, तो जहाँ अपनी न्यूटन लॉज के बाद हमने बताया ना ये बात, नॉन हाँ, इनर्शियल फ्रेम के बात करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बाद थोड़ा समराइज कर दीजिए एक बार। नॉन इनर्शियल फ्रेम हम किसको बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनका एक्सीलरेशन 0 होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन होते हैं? जिनका एक्सीलरेशन नॉन जीरो होता है। तो फिलहाल ये जो एग्जांपल लिया, इसमें लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था क्योंकि लिफ्ट के पास एक्सीलरेशन था, ठीक है ना। अगर हमने इस ब्लॉक की एफबीडी ग्राउंड से बनाई तो हमें किसी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, हमारा काम चल गया, समझ में आई बात। लेकिन अगर हम लिफ्ट से बना रहे हैं तो हमको गलत आंसर मिल रहा है। तो गलत तो मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं भाई चलो न्यूटन्स लॉज हैं, चलो इनको किसी तरीके से अगर सही कर लिया जाए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके। तो देखा ये गया कि इसमें एडजस्टमेंट अगर हमें करना है तो इसमें एम ए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है ना, ये एक तरह का करेक्शन हुआ, और इसी करेक्शन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसी करेक्शन को बोल रहे हैं सूडो फोर्स, ठीक है ना। टू गेट करेक्ट फोर्सेज फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सही सही आंसर चाहते हैं तो हमें एक करेक्शन लगाना पड़ेगा, उस करेक्शन का नाम है सूडो फोर्स। अब मैंने ये 3 पॉइंट ये बताएं कि ये 3 तुमको ध्यान ही रखने, इनमें तो कोई वही नहीं कंफ्यूजन कि भाई कब लगाएंगे, कितना लगाएंगे और किधर लगाएंगे, बस। तो सूडो फोर्स कब लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ग्राउंड से एफबीडी बनाएंगे तो क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी सूडो फोर्स? नो सर। नहीं जरूरत पड़ेगी। जब हम एफबीडी बनाएंगे कहाँ पे बैठ के? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के, बॉडी लिफ्ट लिफ्ट में बैठ के, किसी एक्सीलरेटिंग कार में बैठ के, बस में बैठ के, तब हमें जरूरत पड़ सकती है। कितना होगा सूडो फोर्स? तो सूडो फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? एम ए। सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जिसमें एम किसका लेना है और ए किसका लेना है? एम लेना है बॉडी का, लेकिन ए बॉडी का नहीं है, ध्यान से देखो, ए किसका है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का ए है, ठीक है। और फिर तीसरी बात आती है कि हमें सूडो फोर्स लगाना किधर है? तो सूडो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा जिधर भी एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट। जैसे लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर था तो हमने सूडो फोर्स किधर दिखाया? नीचे।
देखो नोट करो, बताओ। सर एक बात पूछे, जैसे अभी तक जितने भी लॉज हमने पढ़ते थे उसमें गलती हो जाती थी, लॉस फेल हो जाती थी, इसमें करेक्शन क्यों कर रहे थे? ताकि गलती नहीं हो ना, ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी न्यूटन्स लॉज वैलिड बने रहे। न्यूटन्स लॉज को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार लगा लें, काम चल जाए, हमारा न्यूटन्स लॉज है, हैं? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर सर। एक मिनट। है क्या? अगर हम, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि भाई देखो ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, जल्दी से आंसर आ जाए, तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव। अगर एक्सीलरेशन ए लिफ्ट का ऊपर है और अगर एक्सीलरेशन ए लिफ्ट का नीचे है, एक्सीलरेशन ए ऊपर है और एक्सीलरेशन ए नीचे है, तो इस केस में अगर हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी को देखते हैं, एम मास का बॉडी है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसके ऊपर एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा। क्या एम ए भी नीचे लगेगा ना? तो एम जी प्लस एम ए को हम लोग बोल देते हैं एम इंटू जी इफेक्टिव। तो इस केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बहुत सारी सिचुएशन में जी प्लस ए के इक्वल। मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए से और लिफ्ट के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, जी इफेक्टिव। मतलब वही क्वेश्चन ग्राउंड पे करेंगे तो जी आंसर, जी में आंसर में जी आएगा, और वही क्वेश्चन अगर लिफ्ट के अंदर है तो हम उसमें जी की जगह जी प्लस ए लगा देंगे। ऐसे ही अगर मान लो कि लिफ्ट नीचे जा रही है और लिफ्ट के अंदर बैठ के इसको देख रहा है, तो इसके ऊपर एम जी नीचे लगाएंगे और इसके ऊपर सूडो एम ए ऊपर लगाएंगे। तो उस केस में अगर हम इसको एम जी इफेक्टिव लिखेंगे, तो इस केस में जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है वो जी माइनस ए हो जाएगी। तो इतनी बात तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो ना, क्यों भाई? यस सर। ठीक है ना? जैसे एक मतलब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत जगह एप्लीकेबल है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का सबको टाइम पीरियड तो पता ही है ना, क्यों भाई? मान लो ये एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है और ये एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रही है, तो इसका टाइम पीरियड कितना लिखेंगे बताओ? सिंपल पेंडुलम जब ग्राउंड पे ऑसिलेट होता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल अपॉन जी। एल अपॉन जी। लेकिन अब यही सिंपल पेंडुलम किसके अंदर ऑसिलेट हो रहा है? लिफ्ट के अंदर। तो अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ के इसके ऑसिलेशन देखेंगे तो हमें क्या करना होगा? तो हमें जी की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? जी की जगह डायरेक्टली जी इफेक्टिव रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। तो ये फायदा है इसका। समझ में आई ये बात, यूज कैसे होगा इसका? यस सर। देखो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो फिर से लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और लिफ्ट के अंदर एक 30 डिग्री का स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट यहाँ से यहाँ मान लेते हैं दी हुई है 5 मीटर। और एक ब्लॉक को हम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई बताएगा कि टाइम कितना लगेगा इसको स्लिप होके नीचे आने में? फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइन।
अब ऐसे सोचो कि अगर यही क्वेश्चन ग्राउंड पे होता तो कैसे करते। सर √10/6 आएगा। हम्म, √10/6। और बताइए बाकी और कोई आंसर। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर ये ग्राउंड होता तो क्या ये नीचे आता कितने एक्सेलरेशन से। क्यों भाई, अगर हम लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाते हैं, लिफ्ट के अंदर से ही देख रहे हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा बताओ। ग्राउंड पे होता तो कितना होता है यही बताओ। mg sin थीटा। नहीं एक्सीलरेशन बताओ। अच्छा x। एक्सीलरेशन तो जी साइन थीटा होता ना, एम जी साइन थीटा हाँ क्यों हाँ बोल रहे हो। हाँ, सॉरी सॉरी। तो जी साइन थीटा होता अगर ये ग्राउंड होता, तो मैं क्या करूंगा, जी की जगह क्या लिख दूंगा, जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव कितना होगा, जी इफेक्टिव की जगह ध्यान से देखो तो 10+2 हो जाएगा, और साइन थीटा की जगह साइन 30 यानी 1/2। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, क्यों भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे आएगी, परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, क्या हाइपोटेन्यूज 5/sin थीटा हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। अब 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 6 उसका एक्सेलरेशन है, तो टाइम को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं √2s/a से। क्यों भाई, तो 2 × s/a, तो ये कितना आ जाएगा, √10/3 आ जाएगा। बोलिए।
क्लियर एग्जांपल बोलिए। Yes, sir. सर हाँ थीटा tan tan इनवर्स a by g आएगा। हाँ करेक्ट। सर tan इनवर्स a by g। tan इनवर्स ए बाई जी, तो खैर डायग्राम में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। देखो करेंगे कैसे इसको, इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अभी बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये जो एम मास है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, केयरफुली डायग्राम जो दिया है उसको मत देखो। तो हम लोग कहेंगे भाई एक इसके ऊपर एम जी लगेगा। अभी बताओ कि ट्रेन अगर राइट में जा रही है ए एक्सीलरेशन से, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, क्यों भाई, क्या सूडो फोर्स लेफ्ट में लगाएंगे यस सर। एम ए। और ऐसे समझो कि जो स्ट्रिंग होगी ना वो इसी डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी, क्योंकि उसे इन दोनों को बैलेंस करना है। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरह से कि वो इन दोनों को बैलेंस कर ले किसी तरीके से। तो हमसे पूछा ये हुआ है कि वो जो स्ट्रिंग है वो इक्विलिब्रियम में थीटा कितना बनाएगी। तो इसको एक काम करो, ये लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि टी के कंपोनेंट कर लो, इधर हो गया टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा। देखना ध्यान से, और बैलेंस कर दें क्योंकि रेस्ट पे दिखेगा ना ट्रेन के अंदर से। तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर और टी साइन थीटा एम ए के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको यहां से मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ए अपॉन जी। कर लिया होगा क्वेश्चन भाई सबने, कुछ नहीं था इसमें, बोलिए। सर टेंशन अंडर m अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगी। हाँ हाँ करेक्ट, करेक्ट। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सर हाँ क्या एक्सप्लेनेशन m sin थीटा रहेगा क्या? नहीं तो A is equal to G tan theta. हाँ करेक्ट करेक्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, what horizontal should be provided to the wedge so that block of mass m kept on wedge remains at rest with respect to wedge। मतलब वो कह रहा है कि वेज के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं करे, यानी नीचे ना स्लिप हो ना ऊपर स्लिप हो। तो इसको एक काम करते हैं कि जो हमें निकालना है पहले तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन कितना हो सिस्टम का, कि एक्सीलरेशन ए है, ये हमने एज्यूम कर लिया। और अब एक काम करो, इसी वेज के ऊपर बैठ जाओ। अब यहाँ तुमको फायदा नजर आएगा सूडो फोर्स का, और इस पे बैठ के हम स्मॉल एम को देखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम किसके रिस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो वेज के रिस्पेक्ट में अगर एफ बी डी बनाएंगे तो ध्यान से देखना, मैं ब्लॉक वैसा ही बनाऊंगा जैसे है वो। तो ये एम मास का ब्लॉक है, कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे इसके ऊपर, तो भाई इसके ऊपर एक हो गया एम जी इधर की तरफ, एक हो गया नॉर्मल इधर की तरफ, और एक हो गया सूडो इधर की तरफ। सूडो का डायरेक्शन क्लियर है। और ये ब्लॉक हमको वेज पे बैठ के कैसे देखना है, हमको इसको रेस्ट पे देखना है। तो अगर इसको रेस्ट पे देखना है तो अब इसके हम फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। तो वैसे ही कर लो जैसे पहले किया था अभी, कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, एन साइन थीटा एम ए के इक्वल होगा, और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जी टेन थीटा बन जाएगी। आंसर क्यों भाई, बताइए। Yes, sir. सर एक बार फिर बता दीजिए। वेज के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाई है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, किस चीज में डाउट है वो बात बताओ। सर यही है वीडी बनाने मतलब। एफबीडी में कौन सा फोर्स नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ ना। एफबीडी बनाने में क्या डाउट होगा भाई, एफबीडी में फोर्स दिखाते हैं तुमको, कौन सा फोर्स नहीं समझ में आया ये बताओ। सर ये वेस्ट के अपोज जो एम में लगा है ये सूडो वाला फोर्स हो गया ना सर। हाँ ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ठीक है। अब लो ठीक हो गया 2 मिनट में। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, जोर डालोगे तो दिमाग कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। सर हाँ बोलिए। सर थीटा बता दीजिए एक बार सर, मतलब थीटा वहां पे वो वाला एंगल थीटा कैसे है? देखो हमेशा याद रखो कि नॉर्मल नॉर्मल वर्टिकल से, छोटी सी लाइन है याद रखो, क्योंकि क्या है ना, निकालने में गड़बड़ गड़बड़ कर दोगे। नॉर्मल वर्टिकल से हमेशा वही एंगल बनाएगा जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, याद रखोगे, बताओ। नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, याद रहेगी इतनी लाइन। ठीक सर। नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल, प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, और ये एक जगह नहीं बहुत जगह आएगी। कैसे आया, तो ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा,
90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो गया थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। बट निकालने के चक्कर में नहीं पड़ो, नॉर्मल वर्टिकल से हमेशा वही एंगल बनाएगा जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, ठीक है। बोलिए। ठीक है सर। और देखो, एटवुड मशीन पकड़ते हैं। हम्म, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है 2 kg, ये है 3 kg, ठीक है। और ये लिफ्ट नीचे जा रही है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमको निकालना है फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। फिर बी पार्ट में टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग ए, टेंशन इन स्ट्रिंग ए। और सी पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो
सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4.8 न्यूटन और 1.6 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से दोनों का सेम आएगा। नहीं सर, टेंशन तो 448 आ रहा ना। e -2 नहीं, एक्सीलरेशन 2 नहीं है। पहले पार्ट का आंसर होगा 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईच। भाई देखो, इस क्वेश्चन को आपको अंदर बैठ के ही करना पड़ेगा। कारण समझो, कारण ये है कि अंदर बैठ के ही जितने एक्सीलरेशन से 3 नीचे आएगा उतने एक्सीलरेशन से 2 ऊपर जाएगा। ग्राउंड से देखने पे उन दोनों के एक्सीलरेशन अलग होंगे, तो इस क्वेश्चन में हमारा सूडो फोर्स से सॉल्व करना मजबूरी हो जाएगा कि हम लिफ्ट के अंदर बैठ के ही सॉल्व करेंगे। लिफ्ट के अंदर बैठ के 3 वाला ए से नीचे आएगा और 2 वाला ए से ऊपर जाएगा। अब याद करो कि ए हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है ना m2 माइनस नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास और इनटू जी। लेकिन बस जी नहीं करना है, क्या करना है उसकी जगह जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी इस केस में बताओ? जी इफेक्टिव इस केस में जी माइनस ए बनेगा ना। जी माइनस ए मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 3 + 2 और इंटू 8। तो ये आंसर 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ए पार्ट का। फिर बी पार्ट में अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो इस स्ट्रिंग में 2t होता है। 2t की वैल्यू क्या होती है? 2t की वैल्यू होती है 4m1m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। तो फिर से जी की जगह क्या लिखना होगा? जी इफेक्टिव क्या लिखेंगे? तो ये आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 + m2 और इंटू जी इफेक्टिव कितना बनेगा? क्यों भाई, कितना आएगा? सब आंसर गलत निकाले तुम लोगों ने। ये आएगा 192/5 न्यूटन। और सी पार्ट में अब जरा ध्यान से देखना, सी पार्ट में लिफ्ट के अंदर से ये ए से नीचे आ रहा है और लिफ्ट भी 2 से नीचे आ रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जब हम लोग लिखेंगे ग्राउंड से तो क्या ए में 2 ऐड होगा ना? तो 8/5 में 2 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। और ए का एक्सीलरेशन लिखेंगे अगर, तो ए जो है ये 8/5 से ऊपर जा रहा है लेकिन लिफ्ट 2 से नीचे जा रही है। तो ग्राउंड से देखने पे इसका एक्सीलरेशन 2 - ए होगा क्योंकि 2 बड़ा है। तो 2 - 8/5, तो ये बनेगा 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ही तरफ। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत टफ दे दिया है नीट में नहीं आ सकता, आएगा, आ सकता है। सर ये पार्ट फिर से बता दीजिए। ए पार्ट में देखो, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला लगाया है मैंने वो वही फॉर्मूला लगाया है जो एटवुड मशीन में पीछे किया है। आप पलट के एक बार देख लो। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या लिखेंगे? m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास। बस g की जगह हमने g इफेक्टिव यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं। यहाँ पे नॉर्मल जी यूज करेंगे तो गलत आ जाएगा क्या आंसर? और क्या गलत आएगा ना, तो क्योंकि लिफ्ट के दूसरा आ अंदर रहा है तो मैंने क्वेश्चन। नॉर्मल जी लिया था। यस सर। हाँ सर, 9.8 ले रहे थे तो नहीं आ रहा। नहीं, 9.8 या 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि लिफ्ट के अंदर है ना यही क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ग्राउंड पे होता तो अलग है, लिफ्ट के अंदर है तो अलग नहीं है। यस सर, आ गया। फिर यही तो मैंने ऊपर सर तुमको बताया कि कई सारी सिचुएशन में डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारी सिचुएशन में डायरेक्टली जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने वही क्वेश्चन ग्राउंड पे सॉल्व किया हुआ है और लिफ्ट के अंदर आ गया तो बस तुम्हें रिप्लेसमेंट लगा देना है, ये जो सामने लिखा हुआ है।
सर दोनों ब्लॉक नीचे कैसे जाएंगे? एक को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना सर। अब हम तुमको कैसे समझाएं? लिफ्ट नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ सर। तो लिफ्ट के अंदर का आदमी ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ- अंदर लेके करना है ना इसलिए। एक्चुअली क्या है ना, देखो जरूरी नहीं है कि दोनों नीचे ही होंगे हमेशा। इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। किसकी वैल्यू पे? कि ये जो ए निकाला है ये 2 से बड़ा है कि छोटा है? अगर ए की वैल्यू 8/5 आई ना, अगर ये 2 से बड़ी आ जाती तो ये ऊपर जाता। एक्चुअली लिफ्ट के अंदर तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन लिफ्ट भी तो नीचे आ रही है। आराम से सोच के लिखो जो लिख रहे हो, और जब तक ना क्लियर हो पूछो। हम्म। यस सर, समझ गया। देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये भी एलिवेटर के अंदर का ही क्वेश्चन है। सर ट्रू वेट 66 kg आएगा। हाँ 66 kg आ रहा है और बी वाले का 0.9 आ रहा है। यस सर। लेकिन मैं चेक करके बताता हूँ।
करेक्ट 66 kg एंड 0.9. Yes, sir. देखो अगर उसका मैक्सिमम वेट रिकॉर्डेड 72 kg है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल की जो वैल्यू है जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो क्या वो नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन मशीन तो है वो तो g से ही डिवाइड करेगी ना. तो ये वैल्यू दी हुई है हमको 72 kg. तो इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना, m, अब g इफेक्टिव को क्या लिख देंगे, g प्लस ए नॉट अपॉन g इज इक्वल टू 72. ये इक्वेशन 1 हो जाएगी. और जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो नॉर्मल की वैल्यू फिर से यही होगी, m g इफेक्टिव अपॉन g. तो ये वैल्यू दी हुई है 60 kg. तो यहां से g इफेक्टिव की वैल्यू बनेगी m g माइनस ए नॉट अपॉन g. ये दिया हुआ है 60 kg. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको m भी मिल जाएगा और a भी मिल जाएगा. कैसे निकालेंगे? कर ले रहे हो सॉल्व? क्यों भाई? सर एम तो आ रहा है, ए नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालूं। अरे m की वैल्यू उठा के रख दो इसी में, a आ जाएगा. आ नहीं रहा, देखते हैं। एक इक्वेशन है m ब्रैकेट 1 प्लस ए नॉट बाई जी इज 72 और एक इक्वेशन है m 1 माइनस ए नॉट बाई जी इज इक्वल टू 60. तो अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 2m इज इक्वल टू 72 प्लस 60. कितना बनेगा ये? 132. तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 66 kg. अब ये m उठा के वापस से यहीं रख दो तो क्या मिल यस सर जाएगा? आ गया। 1 प्लस ए नॉट बाई जी इज इक्वल टू 72 अपॉन 66. तो ए नॉट की वैल्यू देखो आ रही है 0.9. यस सर आ रही है। बताइए भाई बाकी लोग, Yes, sir, आ गई. कर लिया क्वेश्चन ये? हाँ. देखो एक और दे रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Sir, 4.4 Newton. देखो स्प्रिंग बैलेंस है ना, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी हमेशा किलोग्राम में आएगी. ये वेइंग मशीन की तरह ही होता है, मेजर तो फोर्स करता है लेकिन आंसर देते हैं हमेशा जी से डिवाइड करके, 9.8 या 10 से डिवाइड करके. आंसर इसका 4.4 kg आएगा. आंसर इस क्वेश्चन का, अब आंसर बता दिए तो आंसर की तरफ मत भागो, पहले सही से सॉल्व करो. पहले आप जहां पे स्प्रिंग लगी हुई है वहां पे टेंशन निकालो. वहां पे टेंशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है.
बस उस फॉर्मूले में जी की जगह हमें जी इफेक्टिव यूज करना है। फिर वो टेंशन आने के बाद अगर हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए तो उस टेंशन में हम जी से डिवाइड कर देंगे तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाएगी। यस सर, आ गया। टेंशन 44 न्यूटन आएगी। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे टेंशन टी होता है और यहाँ पे टेंशन 2t होता है, और चाहो तो पहले जी इफेक्टिव भी लिख लो। अब ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए नॉट होगा, तो ये हो जाएगा 11/10 टाइम्स जी। अब 2t की वैल्यू कितनी होगी, तो 2t की वैल्यू होगी 4m1m2, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, जी इफेक्टिव रखो क्या आएगा, तो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू जी इफेक्टिव, मतलब 11/10 इंटू जी। क्या बनेगा, ये कितना बचेगा, 4.4 जी बचा। तो यही वैल्यू हो जाएगी किसकी, स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, तो रीडिंग कितनी होगी, तो रीडिंग हमेशा बनेगी स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ जी इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसका कैलिब्रेशन जी के हिसाब से होता है, तो 4.4 जी अपॉन जी, तो रीडिंग आ जाएगी 4.4 किलोग्राम। बताइए कहाँ डाउट। ठीक है, बोलिए। तो सूडो फोर्स में इतना ही है, बाकी और देखेंगे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट एक और फोर्स है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में भी। और अगला फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कब लगेगा, क्यों भाई, बताएगा कोई कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा। सरफेस स्मूथ नहीं होगी। जब सरफेस स्मूथ नहीं होगी, और कुछ बताइए।
एक बात बताइए भाई कि फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा जब सरफेस जो है वो रफ होगी, तो सही बात है, स्मूथ सरफेस पे नहीं लगेगा। लेकिन सरफेस रफ होने के साथ साथ एक और बात बोलनी चाहिए, और वो ये कि बॉडी के अंदर स्लिपिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि स्लिपिंग टेंडेंसी क्या होता है। तो स्लिपिंग टेंडेंसी समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, नोट नहीं करना, केवल सुनना ध्यान से। मान लेते हैं 3 भाई हैं या 3 दोस्त हैं, दोस्त नहीं है, भाई हैं, बड़े छोटे हैं ना, ए बी सी। अब क्या है कि सी को एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दिया, कहीं पे ढूंढा उसने, तो उसे लगा कुछ बढ़िया चीज हो सकती है इसमें, तो चलो इसको घर ले चलते हैं। तो ऐसा सोचते हुए उसने जो है वो बॉक्स उससे भी बड़ा था, तो उसने जो है अपनी पूरी दम से फोर्स लगाया। और हुआ क्या कि बॉक्स बिल्कुल अपनी जगह से हिला भी नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं हिला होगा बॉक्स? क्यों भाई? मान लो उसने अपने पूरी दम से F1 का फोर्स लगाया, F1 फोर्स या FC फोर्स, और ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो कौन है जो इस बॉक्स को मूव करने से रोक रहा है? क्यों भाई? ग्राउंड ही है सर। ग्राउंड है तो ग्राउंड उस पे क्या लगा रहा है? ग्राउंड भाई देखो, जैसे इसने इस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉक्स चला नहीं, बॉक्स अभी भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कोई तो होगा जिसने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया। तो वो कौन सा फोर्स रहा होगा? तो हम कह रहे हैं भाई वो फ्रिक्शन फोर्स रहा होगा। अच्छा, ये बताओगे कि वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? सर वो इससे ज्यादा होगा एफसी से। FC से ज्यादा होगा कि एग्जैक्टली अरे FC मतलब ही होगा? बराबर होगा। क्या वो FC के जस्ट बराबर ही लग रहा होगा ना? यस तभी तो ये बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। तो फिर उसने थक हार के सोचा चलो ठीक है, अपने से बड़े भाई को बुला के लाते हैं, अब उससे अकेले नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, फिर उसने अपने से बड़े भाई से कांटेक्ट किया, तो उसने बोला ठीक है आओ, मैं भी धक्का लगाता हूँ। तो अब क्या है, ये दोनों ही धक्का लगा रहे हैं। इसने लगाया था FC और इसने भी लगाना शुरू किया FB, लेकिन अभी भी ये बॉक्स जो है ये नहीं चला। तो अब कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? C प्लस FB। तो अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? तो अब फ्रिक्शन लग रहा होगा FC प्लस FB। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट टाइप का फोर्स हुआ भाई। जब अकेला छोटा वाला भाई लगा रहा था तो FC ही लग रहा था, ये भी, लेकिन जब दोनों लगा रहे हैं तो ये भी बढ़ गया ना। तो ये कैसे बढ़ गया? इसने देख लिया क्या बड़े भाई को? अपने आप कैसे चेंज हो गया ये फोर्स? क्यों भाई? तो ये इस फोर्स के अंदर खास बात है ना कि एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से ही अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ले रहा है। इसीलिए इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं हम इसको? बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग से क्या मतलब है? सेल्फ एडजस्टिंग से मतलब यही है कि वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अब दोनों ने मिलके भी इस पे फोर्स लगाया तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही बचा कि चलो और बड़े भैया को बुला लाए, ठीक है। और फिर जब उसने फोर्स लगाया FA का, तो सपोज ये ब्लॉक चल दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एडजस्टिंग तो है, ठीक है, लेकिन एडजस्टिंग के साथ साथ इसकी अपनी एक लिमिट भी है। देयर इज अ अपर लिमिट, मतलब उससे ज्यादा नहीं लग सकता है। उससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगाया तो फिर ये ब्लॉक चल देगा। बोलिए। तो ये छोटी सी कहानी थी फ्रिक्शन फोर्स की। तो इससे कुछ चीजें क्लियर हुई क्या? कुछ दिमाग में क्लैरिटी आई कि क्या है क्या फ्रिक्शन फोर्स? यस सर।
तो फ्रिक्शन फोर्स, ये बताओ जब कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा था उस बॉक्स के ऊपर तो फ्रिक्शन लग रहा था क्या? नहीं सर। तो नहीं लग रहा था। फिर जब FC लगाया गया तो वो भी FC लग रहा है, फिर जब FB प्लस FC लगाया गया तो वो भी FB प्लस FC लग रहा था। लेकिन जब हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट हो गया होगा, है ना? तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि अब यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, और जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होगी तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन FK। और जब स्लिपिंग नहीं हो रही थी तब इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यों भाई, इस सिचुएशन में क्या है? इन दोनों सिचुएशन रुका में हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग है, मतलब चलना चाहता तो है लेकिन चल नहीं रहा है। तो दो सिचुएशन है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग और एक है एक्चुअल रिलेटिव स्लिपिंग। एक्चुअल रिलेटिव स्लिपिंग में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर टेंडेंसी है, टेंडेंसी तो है ना इन दोनों में, तो अगर टेंडेंसी है तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बताओ पहले इतनी बात क्लियर हुई? क्यों भाई? यस सर। यस। तो फिर से हम अब आ जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन में और उसकी वैल्यूज में। दोबारा नीचे बना लेते हैं, ठीक है? तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा कि व्हेन, अब नोट करना नीचे, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ relative slipping, when there is tendency of relative slipping between the two surfaces, when there is tendency of relative slipping between the two surfaces। टेंडेंसी का मतलब है कि एक्चुअल स्लिपिंग नहीं हो रही है। और काइनेटिक कब बोलेंगे? काइनेटिक बोलेंगे when there is actual relative slipping, when there is actual relative slipping between the two surfaces, between the two surfaces, when there is actual relative slipping between the two surfaces। अब दोनों फोर्सेस में और क्या क्या खास बात है तो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2 में बोलेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, it is self adjusting force and it may vary according to external ड्राइविंग फोर्स। मतलब अगर हम एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स को चेंज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। हो सकती है क्या? होगी। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट इज कांस्टेंट फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह इसमें बोलेंगे कि इट हैज एन अपर लिमिट, और इसकी अपर लिमिट को हम लोग बोलते हैं नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट हैज एन अपर लिमिट नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और FK तो कांस्टेंट ही है, FK थोड़े ना चेंज होता है। तो वैल्यू दोनों की लिख लेते हैं, ठीक है? FK को हम लोग लिखते हैं FK इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। FK की क्या वैल्यू है? म्यू के इंटू एन, जिसमें म्यू के क्या होगा? म्यू के क्या कहलाएगा? म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो फिक्स तो है नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग है ना,
तो इसकी वैल्यू 0 से लेके एक मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लग सकता है। तो वो जो मैक्सिमम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट को, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी एफएस मैक्स, उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, जिसमें म्यू एस क्या होगा, म्यू एस को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो पहले यहां तक जितनी बातें हुई हैं क्लियर है? दोनों फ्रिक्शन एक साथ लगेंगे कि एक बार में कोई एक ही लगेगा? बार में एक ही लगना चाहिए। क्या लगेगा? नहीं, नोट कर लिया। कर लिया? Mu s is slightly greater than mu k. Mu s is slightly greater than mu k. Mu s is slightly greater than mu k. क्योंकि देखो जब कोई बॉक्स को हम चलाना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि शुरू में चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगता है ना, तो अगर हम फोर्स थोड़ा कम भी कर दें तो भी वो चलता रहता है। ये बात आपने एक्सपीरियंस की कभी? हाँ सर। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब तक वो नहीं चलता है तब तक हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है प्रैक्टिकली। लेकिन एक बार जब वो चलना शुरू कर देता है तो उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक, और काइनेटिक जो है वो थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी रिड्यूस होती हुई हमको फील होती है कि फ्रिक्शन कुछ कम हो गया। ठीक है ना? फिर इसके बाद एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन फोर्स इज also a contact force. Friction force is also a contact force. तो देखो अभी तक कांटेक्ट फोर्स हमने कौन सा पढ़ा था? अभी तक कांटेक्ट फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल और फ्रिक्शन ये दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। और ये जो है ये नॉर्मल कंपोनेंट है। नॉर्मल कंपोनेंट किसका? कांटेक्ट फोर्स का। तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट है। कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है। कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है। समझना ध्यान से, ये है कांटेक्ट फोर्स, और उसी कांटेक्ट फोर्स के ये दोनों कंपोनेंट हैं। उसी कांटेक्ट फोर्स के ये दोनों कंपोनेंट हैं। और ये वाला जो एंगल होता है थीटा, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो क्या tan थीटा को लिख सकते हैं F/n?
अगर हमसे कहा जाए कि tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब एफएस मैक्सिमम होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। तो यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू थीटा की 0 होगी जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब हो जाएगा कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। फ्रिक्शन जितना भी लग रहा होगा उसके हिसाब से हम फिर ये निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं। एक्चुअली दोनों कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट हैं। ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट फ्रिक्शन है और इसका नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल है। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो चलो फिर बाकी फिर हम लोग फिर कल करेंगे। और कल क्लास कौन सी है, लास्ट वाली है ना? हाँ तो कल देखो अगर बचेगा भी ये तो फिर मैं इसको कल खत्म करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिससे, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बोलिए। Yes, sir. ठीक है।